बेटे चैप्टर है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास एनालिसिस। बच्चे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अभी तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बच्चे अच्छे से समझ चुके हैं। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल थर्ड में पार्ट 1 और पार्ट 2 से डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात की गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ही बताया है। तो बेटे इस चैप्टर में ये लिखा है कि हम लोग कब कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती है ना बेटे, वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स डेटा में एक मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम लोगों को सारी बातें प्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर हम लोगों को किसी फ्यूचर ट्रेंड के लिए, किसी फ्यूचर पर्पस के लिए कुछ कंक्लूजन निकालने हैं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, तो बेटे उन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करने के लिए हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग रेशियोज हैं, हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस है। तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं। वही बात यहाँ लिखी है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि इस एनालिसिस वर्ड के आगे लगने के बाद इसका क्या मीनिंग बनता है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं, लेकिन जैसे हमने उसके आगे वर्ड एनालिसिस लगा दिया, तो अब इसका क्या मीनिंग बना। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मीनिंग हमारे सामने आया। तो बच्चे देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती हैं एक मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा को, जो एक एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में होता है। और बेटे वहां से हम लोग बहुत कम रिवील कर पाते हैं, हम बहुत सारी बातें कम कैलकुलेट कर पाते हैं, चाहे वो बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में हो, सॉल्वेंसी के बारे में हो, या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। Financial statements present a mass of complex data in absolute monetary terms and reveal little about the liquidity, solvency and profitability of the business, जो कि बिजनेस से रिलेट करता है। इन फाइनेंशियल एनालिसिस, हम फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो डेटा हमें गिवन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो हमारे को डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन होता है, उसको हम लोग बेटे स्मॉल स्मॉल सिंपल ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं। is classified into simple groups and a comparison of various groups is made with one another. The pinpoint the strong points and the weakness of a business, कि हमारे बिजनेस के कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट है। बेटे इसको कहा जाता है स्वेट एनालिसिस। इसको कहा जाता है स्वेट एनालिसिस। हम इसको बोलते हैं स्वेट एनालिसिस। बेटे S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है। W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट, कि हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या थ्रेट है। दोबारा से देखें, इन फाइनेंशियल एनालिसिस के टाइम पर द डाटा गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन होता है, इज क्लासिफाइड, उसको क्लासिफाई किया जाता है इनटू सिंपल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, सिंपल ग्रुप्स के अंदर, और उसको कंपेयर किया जाता है बेटे वेरियस ग्रुप्स के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, जो हमारे बिजनेस के पर्पस के लिए होता है। आप जिस पर्पस के लिए उनको कंपेयर कर रहे हैं, आप जिन पर्पस के लिए उनको स्मॉल ग्रुप्स में बना रहे हैं, वो पर्पस डिफरेंट हो सकता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑल आइटम्स relating to current assets are placed in one group, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितनी भी करंट एसेट्स हैं, अगर हम उसको एक ग्रुप के अंदर प्लेस करें, while all items relating to current liabilities are placed in one another group, सारी करंट लाइबिलिटीज को एक दूसरे ग्रुप में डाल दें, द कंपैरिजन बिटवीन द टू ग्रुप्स विल प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन।
बेटे अगर हम अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करें तो हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ सकती है। और आप बच्चों को पता है कि करंट रेशो क्या होती है? करंट रेशो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो जब आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। ये हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताया। For example, if all items relating to current assets are placed in one groups, relating to current liabilities are placed in another groups, the comparison between the two groups will provide useful information. तो बेटे करंट रेशो क्या हो गई मेरे लिए? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा in absolute monetary terms and reveal little about the liquidity, solvency and profitability of the business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होती हैं एक कॉम्प्लेक्स डेटा के अंदर। बहुत मास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, पूरे साल का डेटा वहां पर होता है। एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, जो बिजनेस के बारे में लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत कम रिवील कर पाती हैं। In financial analysis, the data given in financial statements is classified into simple groups and a comparison of various groups is made with one another, the pinpoint, the strong point and the weakness of a business. For example, if all items relating to current assets are placed in one group, while all items relating to current liabilities are placed in another group, the comparison between the two groups will provide useful information. और इसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशो। ऐसे बेटे बहुत सारी रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग डेटा को ग्रुप्स में बनाकर उनको आपने टोटल करना है और आपस में कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपके अपने डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग इन फैक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अभी आप लोगों का कोई एक डेफिनेट प्लान है, उस डेफिनेट प्लान को माइंड में रखते हुए हम अलग अलग फैक्ट्स को सेपरेट करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं, अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड देन प्रेजेंटिंग देम इन अ कन्वीनियंट एंड इजली एंड रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। हम बेटे उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको प्रेजेंट करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, इजिली रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो financial analysis consists in separating facts according to some definite plan, arranging them in groups according to certain circumstances, and then presenting them in a convenient and easily readable and understandable form. हम उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अपने पास लिख लेते हैं। आगे चलेंगे बच्चे। In the words of John and Mayers, financial statements analysis is largely a study of relationship among the various financial factors in a business as disclosed by a single set of statements, and a study of the trends of these factors are shown in a series of statements. बेटे हम लोग रेशियोज को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फाइनली हम उसके लिए कंक्लूजन एक साथ निकाल देते हैं। वही बात यहां पर कही गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक लार्ज स्टडी होती है, रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं अमंग वेरियस ग्रुप्स, अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। जैसे कि मैं वही एग्जांपल दोबारा से देता हूं, हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में एक रिलेशन को यहां पर एग्जिस्ट किया, एक रिलेशन कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने बेटे इस सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट को, सिर्फ इस सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो हमने डिस्क्लोज किया है, हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, एक ट्रेंड बनाएंगे, एक ट्रेंड फैक्टर बनाएंगे और बेटे उस सीरीज को अपने सामने ले आएंगे कि हमारे पास 2015 में करंट रेशो क्या थी, 2016 में क्या थी, 2017 में क्या थी, 2018 में क्या थी, 2019 में क्या थी और आज 2020 में क्या है।
तो बेटे ये हम लोग अलग अलग साल की रेशियोज को कैलकुलेट करके फिर इसको सीरीज में लेकर आते हैं और फिर यहां से अपने ट्रेंड एनालिसिस को पूरा कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक लार्ज स्टडी होता है, रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। अलग अलग फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में। मैं और किसी रेशियो की बात कर सकता हूं, जैसे मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स दो फाइनेंशियल फैक्टर हैं जिसको हम लोगों ने किसी भी बिजनेस ने डिस्क्लोज किया एज अ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट, और फिर उसको स्टडी करने के बाद, उसके ट्रेंड को स्टडी करने के बाद हमने वहां पर एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट बना दी। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी, अगर हम वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के फीचर्स की बात करें, हम फाइनेंशियल एनालिसिस के फीचर्स की बात करें, हम बेटे फीचर्स की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रेजेंट करते हैं, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंटेंट होता है। और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक सिंपल मैनर में और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। यानी हम अपने डेटा को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेटा होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हम उसको प्रेजेंट करते हैं एक सिंपल फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। पहला फीचर बेटे। सेकंड पॉइंट, to classify the items contained in financial statements in convenient and rational groups। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आइटम्स कंटेन्ड हैं, हम उसको कन्वीनियंट और रैशनल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्विटी ग्रुप अलग है, डेब्ट का ग्रुप अलग है, करंट एसेट्स अलग हैं, करंट लाइबिलिटीज अलग हैं, लिक्विडिटी एसेट्स अलग हैं। तो बेटे हम अलग अलग ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर उन वेरियस ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हम वेरियस ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं और बेटे फिर एक कंक्लूजन हम लोग वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंक्लूजन वहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, to classify the items contained in financial statements in convenient and rational groups. Point number 3, to make comparison between various groups to draw a various conclusions. अब बेटे हम लोग एनालिसिस की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेटे हम ऐसे ग्रुप्स की बात करें जो बिजनेस के बाहर हैं, जो हमारे बिजनेस से बाहर हैं, जिनके साथ हम लोग डील करते हैं, जिनके साथ बिजनेस डील करता है लेकिन वो सारी पार्टीज आउटसाइड द बिजनेस है। वो बिजनेस के बाहर है बेटे, आउटसाइडर है बिजनेस से। अगर हम उनके साथ डील करते हैं जो आउटसाइडर्स हैं बिजनेस से, उन पार्टीज के साथ, और उनको एनालाइज करते हैं बेटे, तो उसको एक्सटर्नल एनालिसिस कहा जाता है। उसको हम लोग एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पार्टीज who are outsiders for the business. This analysis is made by the parties who are outsiders for the business. This analysis is made by the parties who are outsiders for the business. दोबारा से लाइन बोलता हूं। This analysis is made by the parties who are outsiders for the business. These parties are investors, banks, financial institutions, creditors, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च एंड एसोसिएशंस एक्सेट्रा। बेटे सब बिजनेस के बाहर है, कोई इंटरनल पार्टी है ही नहीं बिजनेस की, सारे बाहर है। इन्वेस्टर्स बाहर होते हैं, बैंक्स बाहर होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर हैं, क्रेडिटर्स बाहर हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज बाहर है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन हाउसेज बाहर हैं। तो ये बेटे वो पार्टीज हैं जो आउटसाइडर्स हैं बिजनेस से। अगर हम इनको एनालाइज करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल एनालिसिस। These parties do not have access to the detailed internal records of the business, and hence their analysis is based almost entirely on published financial statements. बेटे ये किसी भी बिजनेस की स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करते हैं ना, तो इनको इंटरनल रिकॉर्ड्स तो मिलते नहीं। इनको तो वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो बिजनेस ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कंपनी ने
आपकी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी पब्लिश की हैं, चाहे वो आरओसी में करी हैं, चाहे अपने लिए प्रोस्पेक्टस में करी हैं। तो जो आप नेट से आप अलग-अलग कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल रहे हैं ना, तो वो होती है बेटे पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हर कंपनी अपने लिए आरओसी के अंदर फिल करती है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश की गई हैं, जो एंटायरली पब्लिश की गई हैं, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बेसिस बनती हैं आउटसाइडर एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए। बेटे इन अलग-अलग पार्टीज के लिए अलग-अलग पर्पस हो सकता है उसको एनालाइज करने के लिए। The objective of such analysis varies from party to party and serves only a limited purpose. तो हर किसी पार्टी के लिए एक अलग ऑब्जेक्टिव, एक अलग पर्पस हो सकता है, जो कि वेरी करता है बेटे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के बीच में, वेरी करता है पार्टी टू पार्टी, और एक लिमिटेड पर्पस हम लोगों को सर्व करता है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए होता है, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन हाउसेस हैं। बेटे वो इंटरनल रिकॉर्ड्स को ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाते हैं, ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सारा का सारा एनालिसिस ऑलमोस्ट एंटायरली बेस्ड होता है पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एनालिसिस वेरीज फ्रॉम पार्टी टू पार्टी एंड सर्व्स ओनली अ लिमिटेड पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारे पास इंटरनल एनालिसिस within the business, within the company. This analysis is made by the persons who have access to the detailed internal records of the business. Such an analysis can therefore be performed by executives of the organization, जो हमारी organization के executives हैं वही perform कर सकते हैं. The main objective of such analysis is to assist the management in taking appropriate financial decisions. अगर मैनेजमेंट को इंटरनली कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कोई अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो बेटे उसी के लिए इंटरनल एनालिसिस की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट जो होती है वो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एनालिसिस करवाती है, चाहे एम्प्लॉइज को लेकर हो, चाहे हमारे प्लांट लेआउट को लेकर हो। तो इंटरनल एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स जो बिजनेस के हैं उसको एक्सेस कर पाए, उसको देख पाए, और उसके बाद मैनेजमेंट अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन इंटरनल रिकॉर्ड से जो एनालिसिस किया गया है उसको आगे क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है, उसको आगे इंप्लीमेंट करती है। तो आपको याद रखना है ये एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब आप डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस को एक्सेस करें। ये परफॉर्म करते हैं एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The main objective of such analysis is to assist the management in taking appropriate financial decisions. जो financial decisions management को लेने हैं, ये उसके लिए किया जाता है। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करेंगे आगे डिफरेंस में आकर। या आप पहले वर्टिकल एनालिसिस देख लें, उसके बाद आप डिफरेंस में समझ पाएंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्टिकल एनालिसिस हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर 3 था, जहां पे आपने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस की बात की। In such type of analysis, financial statements for a single year or on a particular date are reviewed and analyzed with the help of proper devices like ratios. It involves a study of the quantitative relationship among various items of balance sheet or statement of profit and loss of a single period. The items in the financial statements are expressed as a percentage of total, and the total is taken as equivalent to 100. स्टेटमेंट्स कंटेनिंग सच एनालिसिस आर टर्म्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पर जब कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई थी, तो हमने बैलेंस शीट के टोटल को 100 लिया था और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने 100 लिया था। हमने दो ही कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस की और एक बेटे बैलेंस शीट की। तो हम यहाँ पर टोटल 100 ले लेते हैं, और फिर हमने आपको कहा था कि करंट ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो, जिसको आपने 100 एज्यूम किया है, सारी वैल्यूज को उस वेरिएबल से डिवाइड करते जाओ और इनटू 100 करते जाओ, परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा।
तो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आपने क्या याद रखना है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर बच्चों को याद रखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब वो कॉमन साइज स्टेटमेंट चाहे तो बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो। The common size statement of profit and loss shows each element of cost as a percentage of sales. It helps in analyzing cost and operating result of the year. Similarly, in common size balance sheet, various assets can be expressed as percentage of total sales. यहाँ पर सारे assets को आप express कर देते हैं percentage of total assets. Total assets मतलब balance sheet का जो total है बेटे। Assets और liabilities दोनों का total same ही होता है। तो आप सारे assets को total assets से divide कर रहे हैं, balance sheet के total से divide कर रहे हैं, वो एक ही बात है। बेटे हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, आप यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स लिख लो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जहाँ पे आप एब्सोल्यूट टर्म्स भी कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं। In such type of analysis, financial statements for a number of years are reviewed and analyzed. Figures for 2 or more years are contained in such type of analysis, and these figures are placed side by side to facilitate comparison. Such analysis indicates the increase or decrease in these items, not only in absolute figures but also in percentage form. आप याद करो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आप थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज बनाते थे और उसके बाद परसेंटेज चेंज बनाते थे। तो बेटे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज दोनों बातें कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आती हैं। Thus, it involves making comparison and establishing relationship among related items of an enterprise for a number of years. When data about sales, costs of production, profits, etc. are compared for 2 or more years of a firm, they indicate the areas of strength and weakness of the enterprise. ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ स्वेट एनालिसिस की, कि हमारे बिजनेस की, हमारे कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, ये सारी बातें आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने बस बात ये याद रखनी है मोटी मोटी, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस के अंदर कंपैरेटिव की बात होती है और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात होती है। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात होती है, यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात होती है और हॉरिजॉन्टल के अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की बात होती है। ये डिफरेंस हमने ऊपर से निकाला है बेटे। फर्स्ट बेसिस है टाइम पीरियड, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स हैं। यहाँ पे बेटे सिंगल अकाउंटिंग पीरियड होता है क्योंकि हम उसी के टोटल से डिवाइड करते हैं। आइटम्स, इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। करंट ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो, आइटम तो सेम होता है, बस अलग अलग साल के होते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड। यहाँ पर बेटे हर बार एक नया आइटम आता है लेकिन वो सेम पीरियड का होता है। इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म, और यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज फॉर्म होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो वर्टिकल एनालिसिस मतलब कॉमन साइज की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब कंपैरेटिव की बात हो रही है। अब आपको कोई भी बेसिस दिया जाएगा और उसके ऊपर डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको बेसिस को साथ में जरूर लर्न करना है। बेटे अब 2 एनालिसिस की और बात करते हैं, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म एनालिसिस। अगर हम लोग इंट्रा फर्म एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इंट्रा फर्म एनालिसिस की बात हो रही है बच्चों, तो इंट्रा फर्म एनालिसिस की बात क्या है कि अगर हम लोग फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, मतलब हम एक ही कंपनी की बात करें
जैसे मान लो मैं कंपनी ए की बात कर रहा हूँ। कंपनी ए के लिए मैं 2019 और 2020 2 साल, मैं 2019 के वेरिएबल्स और 2020 के वेरिएबल्स, लेकिन कंपनी सेम है बेटे, 2 अलग कंपनी नहीं, कंपनी सेम। मैं अगर सेम कंपनी के 2 अलग-अलग साल के वेरिएबल्स को एनालाइज करता हूँ, फाइनेंशियल वेरिएबल्स को एनालाइज करता हूँ, तो उसको कहा जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। उसको कहा जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस, जो मैं आपको भी ऊपर बता कर आया हूं कि अगर आप 2019, 2020, 2018, 2017 इन सबको कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इसको कहा जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस या इसको कहा जाता है ट्रेंड एनालिसिस। इसको कहा जाता है ट्रेंड एनालिसिस या कहा जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो बेटे जब सेम कंपनी के लिए, सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक से ज्यादा ईयर्स अकाउंटिंग पीरियड्स को कंपेयर किया जा रहा है, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो उसको कहा जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंटर फर्म एनालिसिस बेटे जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। मैं आपसे बात करता हूं कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों को एनालाइज किया जा रहा है। इनके साथ साथ कंपनी सी को एनालाइज किया जा रहा है। तो कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। देखा बेटे, 3 अलग अलग कंपनीज हैं, इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इनके फाइनेंशियल वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। Interfirm analysis is a comparison of financial variables of two or more enterprises for same accounting period. For the same accounting period, to determine their competitive positions, it is also called cross-sectional analysis. हम ये देख रहे हैं कि कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हम इन तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल वेरिएबल्स को जो कि सेम अकाउंटिंग पीरियड में होंगे, हम उसको कंपेयर करेंगे इनकी कंपिटिटिव पोजीशंस को कैलकुलेट करने के लिए, और इसको कहा जाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। और अगर आप एक ही कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में कंपेयर करते हैं तो उसको कहा जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। सर हम स्टेटमेंट को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बेटे बहुत सिंपल सी बात है, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए, अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को देखने के लिए आपको एनालाइज करना जरूरी है। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी आपको बिजनेस को एनालाइज करना जरूरी है। According to Robert Anthony, the overall objectives of a business is to earn a satisfactory return on the funds invested in it, consistent with maintaining a sound financial position. आपको इस बात को मेजर करना है, आपको इस बात को जरूर देखना है कि आपके बिजनेस के अंदर एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न अर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितने फंड्स आपने इन्वॉल्व किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। और आपको इस बात को भी देखना है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वहां मेंटेन है या नहीं। कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन के साथ हमारे को हमारे बिजनेस की पोजीशन मेंटेन है या नहीं, आप इस बात को जरूर मेजर करें। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, हमारे को अपने बिजनेस की सॉल्वेंसीज को भी देखना है कि हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज क्या चल रही हैं, क्या हम अपने ऑब्लिगेशंस को टाइम टू टाइम पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आपको अभी तक हमने सॉल्वेंसी रेशियो दोनों करवा दी। जी सर, आपने हमसे करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों की बात कर ली। तो बेटे हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में हमें यहाँ से पता लगेगा, हम उसको यहाँ से मेजर करेंगे।
To measure the solvency, it can be ascertained from financial analysis whether the business is in a position to pay its short-term and long-term liabilities in time. For example, the liquidity ratios, यानी कि current ratio and quick ratio, are calculated to ascertain whether the business enterprises has sufficient liquid funds, मतलब कि cash, to meet its short-term liabilities, and debt equity ratio is calculated to ascertain whether the business enterprise has got the ability to repay the long-term liabilities. अभी हमारे को नेक्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो ही पढ़ना है, जो हमें ये बताएगा कि बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए हमें देखना होता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो को। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सॉल्वेंसी को मेजर करना। सर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आता है? बेटे आप ये वाला पहले पढ़ लें। कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। सर इंटर फर्म कंपैरिजन की बात हो रही है? हाँ बेटे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओके सर, हम इस बात को भी मेजर करते हैं कि क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को और शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे कर पाए। टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के इंटरेस्ट को पे कर पा रहे हैं, क्या हम शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स को पे कर पा रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको कहा था कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। जब हम अदर फर्म्स के साथ कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, जब हम अदर फर्म्स के साथ कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके सर। टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोटेंशियल्स क्या है। जितने भी फंड्स हम लोगों को चाहिए रॉ मटेरियल या नई मशीनरी को एक्वायर करने के लिए, इक्विपमेंट्स को एक्वायर करने के लिए, क्या वो हमारे पास हैं। क्या हमारी बिजनेस की करंट रेपुटेशन, मार्केट में क्या चल रही है, लोग हमारे से फंड्स, हम इजीली एक्सटर्नल सोर्स से फंड्स रेज कर पाते हैं या नहीं। अगर हम मान लो अपने शेयर्स इशू करते हैं या हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए जाते हैं, तो क्या हम लोग वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो हमारी करंट रेपुटेशन बिजनेस की क्या चल रही है, हम इसको एक बार एनालाइज करें। हमारे पास क्या इतने फंड्स हैं कि हम कभी भी नई मशीनरी या नई इक्विपमेंट या नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करें, तो उतने फंड्स हमारे पास होते हैं, नहीं होते हैं। तो हमें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी एनालाइज करना पड़ता है, उसको भी मेजर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन के, प्रॉफिट्स के, सेल्स के, कॉस्ट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। बेटे इसको देखना बहुत जरूरी है। मान लो किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे होता जा रहा है, यानी वो स्टेगनेंट है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है बिजनेस। अगर प्रोडक्शन के अंदर यूनिट्स भी स्टेगनेंट चल रही हैं या यूनिट्स डिक्रीज हो रही हैं, पहले 5 लाख यूनिट्स थी, फिर 4 लाख हो गई, फिर 3.5 लाख हो गई, फिर 4 लाख हो गई, फिर 2 लाख हो गई, फिर 2.5 लाख हो गई, फिर 6 लाख हो गई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्रोडक्शन की यूनिट्स बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। मतलब एवरेज ठीक आता है लेकिन उतना ज्यादा हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने बिजनेस के ट्रेंड्स को एनालाइज करना पड़ता है। आप अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग इस बात को देख पाते हैं क्या आपको एक हेल्दी ग्रोथ मिल रही है बिजनेस में या नहीं मिल रही। तो उसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, आपको अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को भी जज करना पड़ता है कि आपके बिजनेस के अंदर एफिशिएंटली काम हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन मैनेजमेंट की प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट की जा रही है, क्या जो मैनेजमेंट ने, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपके लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो आपके लिए गाइडलाइंस इशू की हैं, क्या वो एक्चुअल में हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। क्या हम लोग रेशियोज के स्टैंडर्ड्स को मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1, क्या हम उस स्टैंडर्ड तक आ पा रहे हैं या हम उससे पीछे हैं या आगे हैं। आपको इन सारी बातों को देखना पड़ता है बेटे, उसको कहते हैं टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं बेटे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, क्या हम उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या हम उसको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट किसी भी प्लान के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए हमसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगती है,
क्या हम उनको वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करके दे पा रहे हैं? आपको इस बात को भी देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो एक कंपाइल फॉर्म के अंदर, एक एनालिसिस फॉर्म के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, to measure the capability of payment of interest and dividend, to make comparative study with other firms, to measure the financial strength, to measure the solvency, to measure the earning capacity or profitability. अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप ना अपने बचपन में वापस चले जाओ 11th क्लास में। बेटे वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, वहां पे सबसे लास्ट टॉपिक हुआ करता था पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होता था। बेटे बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एनालिसिस वर्ड आगे आ गया है, लेकिन हमारे को लिखना वही। मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है बेटे? मैनेजमेंट इस बात को देखना चाहता है कि उसके बिजनेस के अंदर सॉल्वेंसी क्या चल रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। बेटे मैनेजमेंट इन सारी बातों को जानना चाहता है, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी करवाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी भी करता है। सर इन्वेस्टर्स क्यों देखते हैं बेटे? अगर आप किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए किसको देखोगे? सर हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद, एसेस करने के बाद, उसकी कैपेसिटी को देखने के बाद कि वो डिविडेंड कैसे देते हैं, हायर डिविडेंड देते हैं, कम डिविडेंड देते हैं, हमारे वहां पे पैसे सेफ हैं कि नहीं है, सेफ्टी मेजर्स वहां पर कितने हैं हमारे पैसे के, उसके बाद ही हम वहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको उधार क्यों दे? आप जिनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, आप उनको, वो आपको उधार क्यों दे बेटे? वो आपको तभी क्रेडिट पर गुड्स सप्लाई करेंगे जब वो इस बात को देख लेंगे कि आपके बिजनेस की सॉल्वेंसी रेशियोज कैसी हैं। क्या आप अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को टाइमली पे कर पाते हैं या नहीं पे कर पाते हैं? इसलिए क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होते हैं बेटे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने में और उसको एनालाइज करने में। बेटे गवर्नमेंट क्यों है? सर गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है कि आप गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्सेस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Government take a decision to reduce the GST in those industries whether the profit margins are low in comparison to the cost of production. On the contrary, if profit margins are too high in comparison to the cost of production, government can increase the GST or can enforce the price regulation. गवर्नमेंट एनालाइज करती रहती है, हर बिजनेस को एनालाइज करती है, हर कंपनीज को एनालाइज करती है। जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है, जैसे हम आपसे बात करें लीकर इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, बेटे बहुत हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज हैं, वहां कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट्स ने उन गुड्स के ऊपर ज्यादा जीएसटी रखा है, ज्यादा जीएसटी उनसे मांगा गया है, उनके ऊपर ज्यादा जीएसटी इम्पोज किया गया है। लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर बेटे प्रॉफिट बहुत कम होता है, हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या तो उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा है या बहुत ही कम जीएसटी लिया गया है, तो गवर्नमेंट भी इस बात को एनालाइज करती रहती है। ओके सर। ऐसे बेटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट, ये सब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को देखने के लिए, उसकी प्रेजेंट पोजीशन को देखने के लिए, और उसी के बाद बैंक बेटे आपको लोन देगा अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, आपकी सॉल्वेंसी रेशियो स्ट्रांग है। सर एम्प्लॉयज क्यों देखते हैं? बेटे एम्प्लॉयज इसलिए एनालाइज करते हैं कि क्या आप उनको बोनस सही से दे रहे हैं, क्या आप उनको एक फेयर वेजेस पे कर रहे हैं, लेबर जितना काम आप उनसे करवाते हैं, क्या आप उनको उसके अकॉर्डिंग एक फेयर एंड ट्रू वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं। तो बेटे जितने भी ट्रेड यूनियंस होती हैं वो एनालाइज करती रहती हैं कि आप लोगों के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं लेबर के साथ या एम्प्लॉयज के साथ, क्या आप उनको सही तरीके से निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं लेकिन लेबर को आप
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उसको कम सैलरी दे रहे हैं, कम वेजेस दे रहे हैं, इसलिए वो एनालाइज करते रहते हैं बेटे एम्प्लॉइज। बेटे स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर आपके शेयर के अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करते रहते हैं। वो एनालाइज करते हैं कि आपका मार्केट के अंदर शेयर प्राइस क्या है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ बेटे, ऐसी कंपनीज जो बहुत टाइम से ऑनलाइन बिजनेस में थी, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में थी, जैसे मैं बात करता हूँ बायजूस, वेदांतु, उनके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पिछले 8-9 महीने के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। उसका रीजन ये है कि पिछले 8-9 महीने के अंदर एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन ट्रेंड आया और उनके लिए वो प्लेटफॉर्म पहले से तैयार था। तो उन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया, मार्केट के अंदर मार्केट शेयर को बहुत कैप्चर किया, जिसकी वजह से उनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई और उनके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो गए। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ ऐसी बातों को चेक करती रहती हैं कि अचानक से किसी कंपनी के मार्केट प्राइस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं? क्या कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रही है? लेकिन वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, वो तो एक जेन्युइन रीज़न था कि ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट इंक्रीज़ हुई, बूम पर आई और जो लोग पहले से इस प्लेटफॉर्म पर थे, उनके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एकदम से बूम करे, एकदम से इंक्रीज हो। बेटे टैक्सेशन अथॉरिटीज क्या करती हैं? टैक्सेशन अथॉरिटीज जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो इसलिए चेक करती हैं कि आप लोग गवर्नमेंट को सही से टैक्सेस पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सेल्स हो रही है, जिस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या आप उसके अकॉर्डिंग जीएसटी और टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। बेटे रिसर्चर्स इसलिए एनालाइज करते हैं कि आपके मैनेजमेंट आपके बिजनेस के अंदर एफिशिएंटली काम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंटली काम चल रहा है, फाइनेंशियल साउंडनेस चल रही है, क्या फ्यूचर ग्रोथ हो रही है, क्या कंपनी अपने पोटेंशियल से काम कर रही है, इस बात को एनालाइज करने के लिए रिसर्चर्स काम करते रहते हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा कुछ अदर पार्टीज होती हैं जो भी इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इकोनॉमिस्ट, ट्रेड एसोसिएशंस, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटे अब लिमिटेशंस पर आते हैं। पहली लिमिटेशन है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और अगर आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही गलत बनाया है या वहां पे बेटे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी हैं, अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी हैं, तो बेटे उसका एनालिसिस भी खराब ही आएगा, उसका एनालिसिस भी गलत ही होगा बेटे। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट है, अनऑथेंटिक है बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो बेटे वहां पर फिर आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस आने वाली है, उनके अंदर ही बेटे बहुत कमी होने वाली है, बहुत शॉर्ट कमिंग्स वहां आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप लोगों ने मैनिपुलेशन की है बेटे, आप लोगों ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी की है, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो आपका जो एनालिसिस होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बेटे मिसलीड कर जाएगा, वहां पे बेटे मिसलीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइस लेवल चेंजेस से अफेक्ट नहीं होती। आपने कोई एसेट आज से 20 साल पहले खरीदी, आपने लैंड 20 साल पहले खरीदी 20 लाख रुपए की, आज उस लैंड की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, तो बेटे आपके बुक्स के अंदर वो 20 लाख रुपए से शो हो रही। तो प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से हम लोग अपनी बुक्स के अंदर बेटे चेंजेस नहीं कर पाते हैं, बुक्स के अंदर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if in 2019 a firm sells 10,000 meter of cloth for rupees 10 lakhs and the same firm in 2020 sells the same type of 10,000 meter of cloth for rupees 15 lakh, it discloses an increase of 50% in sales। ऐसा नहीं है बेटे, सेल्स नहीं इंक्रीज हुई, आप बेच अभी भी 10,000 मीटर रहे हो, यहां भी 10,000 मीटर बेच रहे हो, लेकिन मार्केट के अंदर प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से आपकी सेल ज्यादा हो गई। Whereas in actual the sales have not increased at all, sales कभी increase नहीं है बेटे यहाँ पर। As such, sufficient adjustment must be made for changes in price level before making the analysis। आपको एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करते वक्त इस बात को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, प्राइस के ज्यादा होने की वजह से आपको सेल ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये आपकी कोई ग्रोथ रेट नहीं है बेटे, हम इसको ग्रोथ रेट नहीं मानेंगे। बेटे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं,
जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट जो होते हैं वो मिसलीड हो सकते हैं। मैं इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट से भी लगता है और वही डेप्शन आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब बेटे दो सिमिलर फर्म्स अलग-अलग डेप्रिसिएशन मेथड को यूज करेंगी, तो आप उनको कैसे कंपेयर करें? ऐसे ही बेटे क्लोजिंग स्टॉक एक फर्म कॉस्ट पर लेती है, एक फर्म मार्केट प्राइस और कॉस्ट व्हिच एवर इज लेस पर लेती है। आप उनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जब दो फर्म्स अलग-अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करती हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं, तो बेटे उनको आपस में कंपेयर करना, उनके रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। वो हम आपको गलत मिसलीड पिक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे पर्सनल बायस। Figures given in financial statements do not speak by themselves. Hence, any conclusions can be drawn from these figures. Conclusions obtained from the analysis of these figures are affected to a great extent by the personal ability and knowledge of the analyst. बेटे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहा है, जो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहा है, उसके पर्सनल एबिलिटी, उसकी नॉलेज और उसके एनालिसिस क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से एनालिसिस को कर रहा है। तो पर्सनल बायस हो सकता है मैं जब एनालाइज करूं तो मैं बोलूं कि साहब आप हमेशा हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पर ले लें, और हो सकता है उसी एनालिसिस को कोई और अकाउंटेंट करे और वो कहे कि साहब आप क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर लिखें। तो एनालिसिस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लोगों की अपनी पर्सनल एबिलिटी होती है, पर्सनल नॉलेज होती है, पर्सनल एनालिसिस की टेक्निक्स होती हैं। हम उसके अकॉर्डिंग बेटे पर्सनल बायस यहाँ पर आ सकती है। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्यूचर फोरकास्टिंग को करने के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है बेटे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट इवेंट्स के बेस पर फ्यूचर के लिए बेटे आप कोई फोरकास्टिंग कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम अलग-अलग मॉडर्न बिजनेस में टेक्निक्स आ रही हैं, मॉडर्न बिजनेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं। तो बेटे प्रोडक्ट हो, पॉलिसीज हो, फर्म की पोजीशन हो, कंपटीशन का, ये बेटे बहुत चेंज होता जा रहा है। तो अब बहुत मुश्किल हो गया है कि हम लोग अपने पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट इवेंट्स के बेसिस के ऊपर फ्यूचर को फोरकास्ट कर दें। बेटे ये एक और लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट बेटे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये हम लोगों ने और अच्छे से पढ़ा था कि हम लोग सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की बात करते हैं। हम लोग किसी भी चीज को क्वालिटी, जो मैनेजमेंट की रेपुटेशन है, जो आपके यहाँ पर लेबर के साथ आपके रिलेशंस हैं, जो आपके यहाँ पर अच्छे मैनेजर्स हैं, बेटे हम उनकी क्वालिटीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करती है, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो बेटे मनी टर्म्स के अंदर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इग्नोर करती हैं बेटे। तो qualitative aspects of business units are omitted from the books at all, as these cannot be expressed in monetary terms. बेटे जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं बेटे हम उसको बिजनेस यूनिट से ओमिट करते हैं, हम उसको कभी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके सर। बेटे अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक साल के लिए करते हैं, सिंगल ईयर एनालिसिस होती है, तो उसका बहुत लिमिटेड यूज होता है बेटे। आप सिर्फ करंट ईयर के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका बहुत लिमिटेड यूज है। सिर्फ इस साल के लिए आप उसको ना आगे यूज कर सकते हैं, ना फ्यूचर के अंदर आपके लिए वो किसी भी चीज की ड्राफ्टिंग में काम आ सकता है। अब ये बेटे हमने यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको नोट्स में दे दिए हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। एग्जाम में वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ सकते। तो हमने आपको यहाँ पर चैप्टर के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। आप सारे बच्चे प्लीज इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को लर्न जरूर कर लें। और अगर आपने ऊपर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से लर्न कर लिया है, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।